सही है। स्वागत है एस्पिरेंट्स आप सभी लोगों का। आज जिस टॉपिक को हम डील करने वाले हैं वो सबसे खतरनाक टॉपिकों में से एक माना जाता है पूरी यूनिट साइंस में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट जो है वो यूनिट 7 ही है और यूनिट 7 में विज्ञान एवं तकनीकी, ठीक है। अच्छा, टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, मतलब स्पेस टेक। ये है आज का हमारा टॉपिक, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ठीक है शिवराज, गुड मॉर्निंग बेटा जी। तो चलो शुरुआत करें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की। अच्छे से पढ़ना, बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। सर सबसे का वेट कर रहा था। ठीक है चलो शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यदि आपको अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समझना है तो पहले आपको एक बेसिक डायग्राम समझना होगा। बेसिक डायग्राम कैसा, देखिए मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये अर्थ है, पृथ्वी है। अब मैं कभी भी अगर इस तरह का इमेज बनाऊंगा, एक स्फेरिकल बनाऊंगा और ई लिख दूंगा तो आप समझ जाइएगा अर्थ मतलब पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं। ये अच्छे से पढ़िएगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये पृथ्वी की सतह कहलाती है। ये जो है ये जो है ये पृथ्वी की सतह कहलाती है, ठीक है। तो अच्छे से सुनिएगा, पृथ्वी की सतह से मैं यहां पर लिख दे रहा हूं सरफेस, मतलब पृथ्वी की सतह से यदि हम ऊंचाई पर जाते हैं कितने किलोमीटर, अच्छे से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये चीज। यदि हम पृथ्वी की सतह से कितनी हाइट पर जाते हैं, 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, तब हमको एक रेखा मिलती है ना, तब हमको एक रेखा मिलती है। ये है, मान लेते हैं वो रेखा, ये है, मान लेते हैं वो रेखा, ये रेखा है, ठीक है। इसे केरमन लाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, केरमन लाइन। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर की हाइट पर, 100 किलोमीटर की हाइट पर एक रेखा मिलती है। जो कैसी रेखा है बेटा जी, इसी को केरमन लाइन, कुछ लोग इसको कार्मन लाइन कहते हैं। और ये एक काल्पनिक रेखा है, मतलब हाइपोथेटिकल है, ये काल्पनिक है, इमेजिनरी है, मतलब वास्तविकता में है नहीं है ऐसी कोई लाइन, है ना। हमने अपने सुविधा के लिए, अध्ययन के लिए एक लाइन ऐसी बना ली है। जैसे याद करिए, अक्षांश और देशांतर क्या सच में है, नहीं, हमने अपनी सुविधा के लिए इनको बना लिया है। तो बस यही चीज है कि पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर की हाइट पर एक लाइन है जो हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, काल्पनिक है। नाम है केरमन लाइन, कुछ लोग उसको कार्मन लाइन भी बोल देते हैं, सो डोंट बी कंफ्यूज। बस पूरी स्टोरी यहीं से है। कार्बन लाइन से जो नीचे का एरिया होता है उसे वायुमंडल कहते हैं, और कार्बन लाइन से जो ऊपर का एरिया होता है उसे अंतरिक्ष कहते हैं। तो अब अगर कोई आपसे पूछे वायुमंडल क्या है और अंतरिक्ष क्या है, तो आपको यही लाइन बतानी है। याद रहेगा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कि कार्बन लाइन से जो नीचे का क्षेत्र है, और कार्बन लाइन से नीचे का क्षेत्र कितना है, तो कार्बन लाइन से नीचे का क्षेत्र 100 ही किलोमीटर है, क्योंकि कार्बन लाइन 100 किलोमीटर पे है। तो कार्बन लाइन से नीचे का क्षेत्र क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। और कार्बन लाइन से ऊपर का जो क्षेत्र होता है, कार्बन लाइन से ऊपर का जो क्षेत्र होता है, जो भी क्षेत्र होता है ऊपर, इसी को हम कहते हैं बेटा जी अंतरिक्ष। लीजिए, हमारा बेसिक हो चुका है। आपसे कोई पूछे अंतरिक्ष किसे कहते हैं, क्या बोलेंगे, कार्बन लाइन से ऊपर का समस्त क्षेत्र अंतरिक्ष कहलाता है। ये हो गई डेफिनेशन, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है।
अच्छा, अब शुरू करते हैं स्टोरी। अगर आपको स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़नी है तो आपको अंतरिक्ष के प्रकार भी पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले हम अंतरिक्ष की डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर हम अंतरिक्ष के प्रकार में आएंगे, ठीक है। तो क्या होता है अंतरिक्ष? चलो बताओ जल्दी से, क्या समझ में आया आप लोगों को? अंतरिक्ष का मतलब होता है कार्बन लाइन से ऊपर का समस्त क्षेत्र। कार्बन लाइन से ऊपर का समस्त क्षेत्र बताइए क्या कहलाता है बेटा जी? अंतरिक्ष कहलाता है, ठीक है। तो ये हुआ अंतरिक्ष। कोई पूछे वायुमंडल क्या कहलाता है, तो बस इसमें एक शब्द आपको चेंज करना है। कौन सा शब्द आपको चेंज करना है? कि जो आपने लिखा है कि कार्बन लाइन से ऊपर, ऊपर की जगह सिर्फ आप कौन सा वर्ड कर देंगे? नीचे। मैं लिख भी देता हूं, कार्बन लाइन से नीचे का जो समस्त क्षेत्र होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं बेटा जी? वायुमंडल के नाम से जानते हैं। तो लीजिए, ये दो सबसे कठिन चीजें थी, उनको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। अब बारी है अंतरिक्ष के प्रकार की। किसकी बारी है बेटा जी? अब हम पढ़ने वाले हैं अंतरिक्ष के प्रकार। अब फिर हमको एक डायग्राम की जरूरत पड़नी है, फिर हम एक डायग्राम बनाएंगे अंतरिक्ष के प्रकार में। तो सबसे पहले वही जो मैंने अभी आपको सिखाया कि ये मान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, ये अर्थ है। ये अर्थ की क्या हो जाएगी? ये अर्थ की सरफेस हो जाएगी, अर्थ की सतह हो जाएगी, है ना। ये अर्थ की सतह हो जाएगी। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां से आपका नॉलेज स्टार्ट होता है। पृथ्वी की सतह से, अच्छे से देखिए, पृथ्वी की सतह से यदि हम कितने किलोमीटर की हाइट पर जाएंगे? तो पृथ्वी की सतह से यदि हम मान लीजिए 100 किलोमीटर की हाइट पर जाते हैं तो एक लाइन मिलती है, इसे हम कार्बन लाइन कहते हैं। ये आपको मैं समझा चुका। तो कार्बन लाइन कितने किलोमीटर पे मिलेगी? 100 किलोमीटर पे मिलेगी, इस तरह से, ठीक है। आप ध्यान से सुनिएगा। तो यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वी की सतह से, अच्छे से सुनिएगा, 400 किलोमीटर की हाइट पर, कितने किलोमीटर की हाइट पर? 400 किलोमीटर की हाइट पर। मैं यहां पर साफ साफ मेंशन कर रहा हूं, ये 400 और ये किलोमीटर है। तो पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर की हाइट पर, यहां हो गया। अब ये 400 किलोमीटर से जितना नीचे का एरिया आपको दिख रहा है, ये पृथ्वी की सतह तक, ये कहलाता है आंतरिक अंतरिक्ष। क्या कहलाता है ये? आंतरिक अंतरिक्ष। मतलब यदि आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी की सतह से कितना, 400 किलोमीटर, तो पृथ्वी की सतह 0 है, ये 400 किलोमीटर के बीच का जो एरिया है, इसी को हम आंतरिक अंतरिक्ष कहते हैं। इस तरह से। फिर 400 किलोमीटर से 40,000 किलोमीटर के बीच का जो रेंज होता है, इसे हम बाह्य अंतरिक्ष कहते हैं। और
40,000 किलोमीटर के बाद का जो क्षेत्र होता है ना, 40,000 किलोमीटर के जो बाद का जो समस्त क्षेत्र होगा, इसे हम अगाध अंतरिक्ष कहते हैं, डीप स्पेस कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो अब आप मुझे बताइए अंतरिक्ष के प्रकार कितने हैं? तो अंतरिक्ष के बेसिकली है बेटा 3 प्रकार। पहला प्रकार है आंतरिक अंतरिक्ष, दूसरा प्रकार है बाह्य अंतरिक्ष, और तीसरा प्रकार है अगाध अंतरिक्ष। तो ये अंतरिक्ष के 3 प्रकार हो गए, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, एकदम सिंपल। आंतरिक अंतरिक्ष को आप देखो कहां से कहां तक की रेंज है, सतह से लेके मतलब 0 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर के बीच का एरिया। क्या आप मुझे बता सकते हो आंतरिक अंतरिक्ष में कौन सी सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है? तो ध्यान से सुनिएगा, आंतरिक अंतरिक्ष में मैंने आपको सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, केरमन लाइन से जो नीचे का एरिया होता है, इसको मैं इस तरह से बना रहा हूं। केरमन लाइन से जो नीचे का एरिया होता है, तो ये रेड कलर से बना रहा हूं। ये केरमन लाइन से जो नीचे का एरिया है, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा जी? इसी को हम कहते हैं वायुमंडल। अब आप मुझे जरा जल्दी से प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन बता दीजिए, हमारा वायुमंडल किस अंतरिक्ष में आता है? आंतरिक अंतरिक्ष में आता है, बाह्य अंतरिक्ष में आता है, या अगाध अंतरिक्ष में आता है? बताइए जरा जल्दी से, हमारा जो वायुमंडल है वो किस अंतरिक्ष का पार्ट है? वायुमंडल किस अंतरिक्ष का भाग है? आंतरिक का, बाह्य का, कि अगाध का? तो आप बोलेंगे कि सर वायुमंडल आंतरिक अंतरिक्ष का पार्ट है। लीजिए, हो गई कहानी। अब सबसे खतरनाक इंफॉर्मेशन, अच्छे से समझिएगा। जब भी मैं बात करूंगा आंतरिक अंतरिक्ष की, तो आंतरिक अंतरिक्ष में जो सबसे खूबसूरत चीज है जिसका अध्ययन हम करते हैं, वो वायुमंडल ही होता है। मतलब लाइफ में कोई बोले इनर स्पेस, आंतरिक अंतरिक्ष, आप समझ जाना वायुमंडल ही है। मतलब आंतरिक अंतरिक्ष में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो वायुमंडल ही है। तो अब जो बात बोल रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आंतरिक अंतरिक्ष में, आंतरिक अंतरिक्ष में इस चीज के अध्ययन के लिए वायु मंडल के अध्ययन हेतु ध्यान रखिएगा साउंडिंग रॉकेट छोड़े जाते हैं। या जिसको हम छोड़ना कहते हैं उसी को लॉन्च करना कहते हैं। साउंडिंग रॉकेट छोड़ना या छोड़े जाते हैं। यहां से एक क्वेश्चन बनेगा, बताइए साउंडिंग रॉकेट का काम बता दीजिए जल्दी से, क्या करते हैं साउंडिंग रॉकेट? तो आप बोलेंगे कि सर जो साउंडिंग रॉकेट होते हैं वो ये काम करते हैं, वायुमंडल का अध्ययन करने में मदद करते हैं। तो कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, ध्यान रखिएगा हमेशा कि आंतरिक अंतरिक्ष में क्या होता? वायुमंडल होता। वायुमंडल के अध्ययन के लिए हम आंतरिक अंतरिक्ष में क्या छोड़ते हैं? साउंडिंग रॉकेट। इतना क्लियर हो गया? चलते हैं आगे। ये 400 से 40,000 किलोमीटर के जो बीच का रेंज है, जिसको मैं येलो कलर से बना रहा हूं, ये जो येलो कलर से मैंने बनाया है, ये है बाह्य अंतरिक्ष। कौन सी चीज है बेटा? बाह्य अंतरिक्ष। और बाह्य अंतरिक्ष के में हमेशा याद रखिएगा छोड़ते हैं हम, क्या छोड़ते हैं? तो बाह्य अंतरिक्ष का यदि हमको अध्ययन करना होता है तो हम कृत्रिम उपग्रह छोड़ते हैं। मतलब आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि आंतरिक अंतरिक्ष में क्या छोड़े जाते हैं? साउंडिंग रॉकेट। बाह्य अंतरिक्ष में क्या छोड़ा जाता है? तो बाह्य अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं।
अब यहां से अपने दिमाग में एक सेट बैठाइए, इस दुनिया में जितने भी कृत्रिम उपग्रह हैं, जितने भी कृत्रिम उपग्रह हैं, सब कौन से अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं? बाह्य अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं। याद रहेगा ये चीज, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस तरह से। और अब तीसरी चीज जो है कि जो 40,000 किलोमीटर से जो ऊपर का एरिया है, तो 40,000 किलोमीटर से जो ऊपर का एरिया है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अगाध अंतरिक्ष। अगाध अंतरिक्ष में क्या क्या आता है, पहले आप ये कहे कंफर्म कर लो। जब हम किसी दूसरे ग्रह पर जाते हैं, जैसे हमने मंगल पर मिशन किया था, मंगलयान कब किया था? 2013 में। तब हम अगाध अंतरिक्ष में गए थे, ठीक है? क्योंकि पृथ्वी की मंगल से दूरी यदि आप काउंट करोगे तो वो कितनी होगी बेटा जी? वो बहुत 40,000 से तो ज्यादा ही होगी। जब हम किसी ग्रह पर जाते हैं, जैसे मंगल पर हम गए थे, तो हम अगाध अंतरिक्ष में गए थे। और जैसे ही हम 2008 में, 2019 में, 2023 में हम चंद्रमा पर गए। चंद्रमा क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। तो जब हम किसी प्राकृतिक उपग्रह जैसे चंद्रमा पर गए थे, कब पहली बार कब गए थे? 2008 में, दूसरी बार 19, तीसरी बार 23। तो अगर आप चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी देखेंगे तो 40,000 किलोमीटर से ज्यादा ही मिलेगी आपको। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि हम कहाँ गए थे? अगाध अंतरिक्ष में। मतलब आपको एक चीज दिमाग में सेट कर लेनी है, अब वो चीज बहुत अच्छी होगी आपके लिए। जब आप किसी दूसरे ग्रह पर जाते हैं, जब आप किसी दूसरे उपग्रह पर जाएंगे, किसी ग्रह किसी उपग्रह पर जाते हैं, तब आप कहाँ जा रहे हैं बेटा जी? अगाध अंतरिक्ष में जा रहे हैं, ठीक है? और अगाध अंतरिक्ष में स्पेस प्रोब भेजे जाते हैं ताकि हम इनके बारे में अध्ययन कर सकें। जैसे आंतरिक अंतरिक्ष में क्या भेजे जाते हैं? साउंडिंग रॉकेट भेजे जाते हैं। बाह्य अंतरिक्ष में क्या भेजे जाते हैं? कृत्रिम उपग्रह भेजे जाते हैं। अगाध अंतरिक्ष में स्पेस प्रोब भेजे जाते हैं। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, है ना, कि अगाध अंतरिक्ष में स्पेस प्रोब, अगाध अंतरिक्ष में क्या भेजे जाते हैं बेटा जी? स्पेस प्रोब भेजे जाते हैं। ये सब मैं पढ़ाऊंगा आपको। स्पेस प्रोब भेजे जाते हैं। इस तरह से, ठीक है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यहां तक चीजें बन जाएंगी। चलिए, एक कमेंट नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है? शिवराज कह रहे हैं हम भी जा पाएंगे क्या? गगनयान मिशन क्या है बताओ मेरे को? गगनयान मिशन में हम कहा जाने वाले हैं? अंतरिक्ष में जाने वाले हैं अपने एस्ट्रोनॉट को लेके। अरे हाँ या ना? अब आप ध्यान रखना कि गगनयान मिशन में हम आंतरिक अंतरिक्ष तक जाएंगे, बाह्य अंतरिक्ष तक जाएंगे, कि अगाध अंतरिक्ष तक जाएंगे, वो देखने वाली चीज है। जनरली अगाध अंतरिक्ष का मतलब, जब भी आप किसी दूसरे ग्रह या उपग्रह पर जाते हैं तो आप कहां पर जाते हैं? याद रखिएगा, अगाध अंतरिक्ष में, ठीक है? तो ये एक बिल्कुल बेसिक हुआ। एक बार इसको कंफर्म कर लीजिए। अंतरिक्ष के 3 प्रकार कंफर्म हो गए। अंतरिक्ष के 3 प्रकार में क्या क्या छोड़ा जाता है? साउंडिंग रॉकेट एक में छोड़ा जाता है आंतरिक अंतरिक्ष में, एक में कृत्रिम उपग्रह छोड़ा जाता है, एक में स्पेस प्रोब छोड़ा जाता है। ये हो गया बेसिक, ठीक है? हटू मैं यहां से, चले आगे। चलिए, अब हम पढ़ते हैं यहां से, ध्यान से समझिएगा। अब हम पढ़ते हैं यहां से अंतरिक्ष तकनीकी के बारे में। तो जब भी कभी आपसे कोई पूछे कि बताओ बेटा जी अंतरिक्ष तकनीकी में हम क्या पढ़ते हैं, अंतरिक्ष तकनीकी में हम क्या समझते हैं, तो आपको सीधे सीधे, अभी फिलहाल में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको सीधे सीधे कहना है कि सर अंतरिक्ष तकनीकी में हम
दो चीज के बारे में स्टडी करते हैं, कृत्रिम उपग्रह और रॉकेटों के बारे में अध्ययन करते हैं हम, इस तरह से। अब ये अध्ययन लिखा है बेटा, ये ऐसा अध्ययन, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मुझे आपको थोड़ा बेसिक सिखाना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम बड़ी बड़ी बातें कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे पहला बेसिक मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, मैं आपको पहला बेसिक सिखा रहा हूं कि रॉकेट क्या होते हैं। तो चलिए रॉकेट के बारे में समझा देता हूं पहले मैं। सबसे पहले मैं आपको रॉकेट के बारे में बताता हूं, ठीक है। देखिए रॉकेट जो है, अगर आपको समझना है कि रॉकेट क्या है तो सबसे पहले रॉकेटों के आपको प्रकार समझने पड़ेंगे। रॉकेट दो प्रकार के होते हैं, एक परिज्ञापी रॉकेट, इसी को साउंडिंग रॉकेट भी कहते हैं, और दूसरा होता है लॉन्चिंग रॉकेट, जिसको प्रक्षेपण यान कहते हैं। इस तरह से मैं शॉर्ट में लिख भी दे रहा हूं कि कई बार अगर मेरे मुंह से अगर कोई वर्ड निकल जाए, साउंडिंग रॉकेट और लॉन्चिंग रॉकेट, और कई बार इसको मैं लॉन्चिंग रॉकेट ना बोल के लॉन्च व्हीकल भी बोल देता हूं, है ना। आर फॉर रॉकेट, आर फॉर व्हीकल। तो ये दो तरह के रॉकेट होते हैं, अच्छे से देख लीजिए। पहला कौन सा रॉकेट है, साउंडिंग रॉकेट है। दूसरा कौन सा है, लॉन्चिंग रॉकेट है, हिंदी में परिज्ञापी प्रक्षेपण यान। अब समझिए, जो साउंडिंग रॉकेट होते हैं, इनका काम होता है कि इनकी हेल्प से ये काम किया जाता है। आंतरिक अंतरिक्ष में कौन सी चीज होती है, वायुमंडल। तो वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए बताइए हम कौन से रॉकेट का उपयोग करते हैं। रॉकेट और एरोप्लेन में क्या अंतर होता है, ठीक है। देखो शिवराज, एरोप्लेन क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जैसे अभी एयर इंडिया की फ्लाइट जो है कैंसिल हो गई, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बताओ एरोप्लेन किसको ले जाता है, आकाश में सवारी ले जाता है, पैसेंजर ले जाता है। क्लियर हो गई। अब रॉकेट पूछा है आपने कि रॉकेट और एरोप्लेन में क्या अंतर है। तो रॉकेट में जो पहला रॉकेट है, परिज्ञापी रॉकेट, अच्छे से देखो, क्या वो किसी सवारी को ले जाता है, कि उसकी हेल्प से हम क्या काम कर रहे हैं, वायुमंडल का अध्ययन कर रहे हैं। वायुमंडल के अध्ययन का मतलब है वायुमंडल में CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ रही है कि घट रही है, वायुमंडल में डस्ट पार्टिकल का नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस जैसे मीथेन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, CFC, इनका परसेंटेज कांस्टेंट है कि बड़ी तेज गति से बढ़ रहा है औद्योगिकीकरण, नगरीकरण के कारण। तो वायुमंडल में उपस्थित गैसें और धूल कण ज्यादा है या कम है, इनको आइडेंटिफाई करता है परिज्ञापी रॉकेट। तो इसका काम तो बिल्कुल अलग हो गया परिज्ञापी रॉकेट का। अब दूसरे में चलते हैं। प्रक्षेपण यान जो होते हैं, ये कृत्रिम उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित कराते हैं। पहले मैं काम लिख देता हूं, फिर इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूं कि जो प्रक्षेपण यान होते हैं, याद रखेंगे, ये क्या करते हैं, ये कृत्रिम उपग्रहों को अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित या छोड़े, या छोड़ते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है। ये हाँ, अंतरिक्ष को, ये हो गया छोड़ते, ऐसा जी चीज। मतलब कृत्रिम उपग्रहों की को अंतरिक्ष में अगर पहुंचाना है हमको, और मैंने अभी अभी एक चीज आपको सिखाई है,
अच्छे से देख लीजिए, हमेशा कृत्रिम उपग्रह बाह्य अंतरिक्ष में ही छोड़े जाते हैं। बहुत कम कृत्रिम उपग्रह आंतरिक अंतरिक्ष में डाल दिए जाते हैं जो एक्सपेरिमेंटल होते हैं, जिनसे ज्यादा काम नहीं करना, लेकिन ज्यादातर कृत्रिम उपग्रह हम कहाँ छोड़ते हैं? बाह्य अंतरिक्ष में। तो कृत्रिम उपग्रहों को बाह्य अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए हमको क्या लगता है? प्रक्षेपण यान लगता है। मतलब जो भी प्रक्षेपण यान होता है उसके टॉप में हम क्या रखते हैं? कृत्रिम उपग्रह, और प्रक्षेपण यान को छोड़ते हैं तो उसके साथ साथ में बताओ कौन भी अंतरिक्ष में चला जाता है? कृत्रिम उपग्रह। और फिर एक पर्टिकुलर हाइट पर, जो बाह्य अंतरिक्ष में हाइट होती है 400 से 40,000 किलोमीटर के बीच में, जहां पहले से सेट करता है इसरो, फिर जो कृत्रिम उपग्रह जो है, जो लॉन्चिंग रॉकेट के अंदर बंद होता है, तो लॉन्चिंग रॉकेट का सबसे ऊपर वाला भाग खुलता है, कृत्रिम उपग्रह निकल के बड़े आराम से बाहर आ जाता है। तो अभी फिलहाल आप इतना ही याद रखो कि परिज्ञापी रॉकेट से ये करते हैं और इससे ये करते हैं। अब बहुत खतरनाक चीज, मतलब कठिन चीज, जिसको आपको अब याद करना होगा, सब्जेक्ट पे एंट्री ले चुके हैं, बेसिक क्लोज। अगर कोई आपसे पूछे कि साउंडिंग रॉकेट के एग्जाम्पल बताओ, साउंडिंग रॉकेट के उदाहरण बताओ, तो आप बोलेंगे कि सर साउंडिंग रॉकेट के जो उदाहरण हैं, साउंडिंग रॉकेट के जो उदाहरण हैं उसमें सबसे पहला है नाइक अपाचे। जो नाइक अपाचे है वो यूएसए ने बनाया था ये साउंडिंग रॉकेट, हमने यूएसए से खरीद लिया। तो बनाए कोई, लेकिन हम अगर खरीद लेंगे तो फिर तो ये हमारी संपत्ति हो जाएगी। ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भारत का पहला रॉकेट कौन सा था, अब रॉकेटों में भी दो कैटेगरी है, एक ये वाली और एक ये वाली, तो पहले कौन सी कैटेगरी आती है? साउंडिंग रॉकेट आता है। तो भारत का सबसे पहला रॉकेट था नाइक अपाचे, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन ये कहां बना था? विदेश में बना था, लेकिन हमने इसको खरीदा तो फिर इंडिया का हो गया, और फिर हमने इसको अपनी भूमि केरला से इसको लॉन्च किया था। तो अगर कोई आपसे पूछे कि नाइक अपाचे जो है वो खरीदा हमने विदेश से है, लेकिन अपनी सरजमी मतलब हिंदुस्तान में केरला से हमने इसको लॉन्च किया था। लॉन्च कब किया था? मैं डेट लिख रहा हूं, 21 नवंबर 1963। तो 21 नवंबर 1963 को हमने भारत के पहले साउंडिंग रॉकेट नाइक अपाचे को लॉन्च किया है। कहां से लॉन्च किया है? तो केरला में, के फॉर केरला में एक सेंटर है TERLS, इस सेंटर से लॉन्च किया है। ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। अब सुनिए और आगे, जो दूसरी चीज है जो महत्वपूर्ण है, कि अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट कौन सा है, तो नाइक अपाचे। भारत का स्वदेशी तकनीक से निर्मित साउंडिंग रॉकेट कौन सा है? तो RH-75, मतलब दूसरा साउंडिंग रॉकेट भारत का, ये हमने खुद अपने यहां बनाया, RH-75। और इस रॉकेट को बनाया डॉक्टर विक्रम साराभाई ने। इसी वजह से डॉक्टर विक्रम साराभाई को हम रॉकेट मैन ऑफ इंडिया का टाइटल भी देते हैं। तो मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूं VS, विक्रम साराभाई, इन्हीं ने बनाया था। और जब इन्हीं ने हिंदुस्तान में बनवाया, इसको याद रखिएगा, हमने बाहर से नहीं खरीदा। RH-75, इसको रोहिणी 75 कहते हैं। ये भारत का दूसरा साउंडिंग रॉकेट है, लेकिन स्वदेशी तकनीक से निर्मित पहला साउंडिंग रॉकेट है। तो ये जो रॉकेट है जो हमारे देश में बना, और इसको हमने अपने ही यहां से लॉन्च किया 20 नवंबर, 4 साल बाद, 1967 को, इस तरह से। तो ये जो रॉकेट है RH-75, इसको हमने इस डेट को लॉन्च किया है, 20 नवंबर 1967 को, केरला के TRLS सेंटर से ही लॉन्च किया है हमने। तो ये देखिए आपके क्वेश्चन शुरू हो गए बेटा जी। ये K फॉर केरला, TERLS, ये सेंटर।
शिवराज कह रहे हैं साइंस के बाद कंप्यूटर पढ़ेंगे कि साथ में चलेगा? नहीं नहीं, कंप्यूटर सर अलग से पढ़ाएंगे आपको, कंप्यूटर सर अलग से पढ़ाएंगे। मैं यूनिट 7 पढ़ाऊंगा और इसी तरह से यूनिट 7 पढ़ाऊंगा, एक एक छोटी छोटी चीज, ठीक है? परेशान मत हो, 30 से 40 क्लासों में आराम से खत्म हो जाएगा। बराबर टाइम है अभी आपके पास 4 महीने, मैं 1-1.5 महीने में सिलेबस पैक कर दूंगा आपका, विद अच्छे से समझाते हुए। जल्दी जल्दी पढ़ाना होता तो बहुत जल्दी भी पढ़ा सकते थे। स्पीड ठीक है, एक बार मुझे बता दो, स्पीड सफिशिएंट है? समझ में आ रही चीजें? ठीक है, चलो। अब इसी के बाद जो कलर चेंज कर रहा हूं वो कलर देखो गुलाबी कलर ले रहा हूं, तो कुछ खासियत है गुलाबी कलर की। सबसे पहली चीज, सी जो है RH100 और RH200, ये गर्ल्स के फेवरेट कलर होते हैं। तो ये दोनों साउंडिंग रॉकेट RH100 और RH200 ये बनाए थे एक लेडी ने, जिनको हम रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहते हैं, और उनका नाम है रितु करिघल। रितु करिघल। ये अब मैं यहां कुछ अलग से लिख रहा हूं, ठीक है? कैसे लिख रहा हूं अलग से? ये क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको ध्यान रखने हैं। तो अगर आपसे कोई कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो अब आपको ये बताना है बेटा जी। अगर आपसे कोई पूछे रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो देखिए, अगर आपसे कभी भी कोई पूछे बताइए बेटा जी रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, तो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहते हैं। ये VS विक्रम साराभाई लिखा है। क्यों कहते हैं? क्योंकि डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सबसे पहले तो ये काम किया है, नाइक अपाचे को उन्होंने 21 नवंबर 1963 को केरला के TRLS सेंटर से छुड़वाया था, लॉन्च करवाया था। दूसरा काम विक्रम साराभाई ने यह किया कि RH-75 RH-75 जो है, ये RH-75 जो है ये भारत में ही बना है और भारत की भूमि से छोड़ा गया साउंडिंग रॉकेट है। तो ये व्हाइट कलर में जो 2 अचीवमेंट लिखे हैं बेटा जी, ये व्हाइट कलर में 2 अचीवमेंट लिखे हैं, इस वजह से डॉक्टर विक्रम साराभाई को हम रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। जबकि RH-100 और RH-200 मतलब रोहिणी सीरीज के ये 2 साउंडिंग रॉकेट 100 और 200 ये रितु करिघल ने बनाए थे, इसलिए हम रितु करिघल को रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि बताइए रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया जो है इसका टाइटल हम किसको देते हैं? रितु करिघल को देते हैं। इस तरह से क्यों देते हैं? क्योंकि रितु करिघल ने ही RH-100 और RH-200 साउंडिंग रॉकेटों का निर्माण कराया था। ये देखिए, यहां हमारा साउंडिंग रॉकेट पहला पॉइंट क्लोज होता है। अब हम चलते हैं दूसरे वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे। कृत्रिम उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? प्रक्षेपण यान का। अब हम पढ़ते हैं प्रक्षेपण यान के उदाहरण क्या है। जैसे अभी हमने साउंडिंग रॉकेट के ये 4 उदाहरण पढ़े, अब हम प्रक्षेपण यानों के उदाहरण पढ़ते हैं। तो प्रक्षेपण यानों के उदाहरण यहां नहीं आ पाएंगे, इसलिए मैं इसको नेक्स्ट पेज में ले जा रहा हूं। कहां पर? यहां ले जा रहा हूं। तो क्या लिख रहे थे हम, मतलब क्या पढ़ने वाले हैं हम? प्रक्षेपण यान के उदाहरण। तो प्रक्षेपण यान के जब हम उदाहरण देखते हैं बेटा, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ASLV। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं ESLV। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं
PSLV। चौथे नंबर पर हम देखते हैं GSLV। फिर अगले नंबर पर देखते हैं SSLV और अगला है RLV। हालांकि ये दो नए हैं, इन पे अगर आप ना भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन थोड़ी सी समझ होनी चाहिए, मैं बता दूंगा। मेन ये चार हैं बेटा जी, तो जो चार मेन हैं उनको मैं टिक आउट कर दे रहा हूं। ये जो चार आपसे बनने चाहिए, ये चार जो हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और ये अभी लेटेस्ट में न्यू है, तो इनको अभी आप रहने दो। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जरूर दे दूंगा, बस हो गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। कहानी ये है कि जो ये चीज है, कौन सी चीज बेटा जी? SLV। इसको हम कहते हैं प्रथम पीढ़ी का प्रक्षेपण यान। प्रथम पीढ़ी का, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रक्षेपण यान कहते हैं। मतलब सबसे पहले कृत्रिम उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए हमने क्या बनाया था? SLV बनाया था। SLV का फुल फॉर्म सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। S फॉर सैटेलाइट, L फॉर लॉन्च व्हीकल। मतलब यहां सब जगह पे LV 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 LV, मतलब लॉन्च व्हीकल लॉन्च व्हीकल लॉन्च व्हीकल। ये मैंने आपको बताया था ना यहाँ पर ये चीज, कि प्रक्षेपण यान को हम या तो लॉन्चिंग रॉकेट भी बोल सकते हैं, या उससे ज्यादा वर्ड कौन चलता है, लॉन्च व्हीकल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखिएगा कि भारत के प्रथम पीढ़ी का प्रक्षेपण यान कौन सा है। अब इसी को मैं पूछ लूं, भारत के द्वितीय पीढ़ी का प्रक्षेपण यान कौन सा है? तो द्वितीय पीढ़ी का प्रक्षेपण यान जो है वो कौन सा है? अगर मैं आपसे पूछ लूं तृतीय पीढ़ी का प्रक्षेपण यान, और यदि मैं आपसे पूछ लूं चतुर्थ पीढ़ी का प्रक्षेपण यान कौन सा है, ये तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, यहां S का मतलब है स्मॉल, S का मतलब है सैटेलाइट। छोटे सैटेलाइटों को स्पेस में पहुंचाने के लिए इस लॉन्च व्हीकल का यूज करते हैं, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ये फुल फॉर्म है। ठीक है, लेकिन बेसिकली हमको इन चारों को पढ़ना है। अब ध्यान से सुनिए, प्रक्षेपण यान क्या होते हैं? प्रक्षेपण यान बिल्कुल आपके फादर के जैसे होते हैं, कृत्रिम उपग्रह आपके मदर के जैसे होते हैं। यदि आपके फादर आपके मदर को लेने नहीं जाते, तो कभी भी आपके मदर जो है वो आपके फादर के घर मतलब ससुराल नहीं आती। मतलब आपके मदर को ससुराल मतलब स्पेस, ससुराल को 2 मिनट के लिए स्पेस समझ लीजिए, आपकी मदर को कृत्रिम उपग्रह समझ लीजिए, और आप अपने पिताजी को समझ लीजिए कि वही है प्रक्षेपण यान। तो प्रक्षेपण यान की सहायता से कृत्रिम उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित कराया जाता है, या प्रक्षेपण यानों की मदद से कृत्रिम उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है। तो यहां जितने भी आप देख रहे हैं ये SLV ESLV, ये प्रक्षेपण यान है। ठीक है, तो इनकी हेल्प से कृत्रिम उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है या छोड़ा गया होगा। तो अब यहां से बहुत कठिन क्वेश्चन, पहला प्रक्षेपण यान है SLV, इसकी सहायता से जो कृत्रिम उपग्रह हमने अंतरिक्ष में लॉन्च किए थे वो रोहिणी सीरीज के सैटेलाइट थे। अब याद रखिएगा, रोहिणी सीरीज के कृत्रिम उपग्रह हैं ये। ठीक है, तो यहां पर प्रक्षेपण यान का काम क्या है? कृत्रिम उपग्रहों को लेना और उनको अंतरिक्ष में छोड़ना। तो SLV की हेल्प से रोहिणी, ये अब साउंडिंग रॉकेट नहीं है, याद रखिएगा कृत्रिम उपग्रह है, हेडिंग देख लीजिए, रोहिणी सीरीज के, रोहिणी सीरीज मतलब रोहिणी 1, रोहिणी 2, रोहिणी 3, रोहिणी 4, ऐसा। रोहिणी सीरीज के कृत्रिम उपग्रहों का प्रक्षेपण। तो बताइए रोहिणी सीरीज के
सैटेलाइटों को हमने किसकी हेल्प से लॉन्च किया है? एसएलवी की हेल्प से लॉन्च किया है। इसी तरह से जो रोहिणी सीरीज है उसको एडवांस करके हमने बनाई स्रोस सीरीज। तो स्रोस सीरीज के कृत्रिम उपग्रहों का प्रक्षेपण, बताइए स्रोस सीरीज के कृत्रिम उपग्रहों का प्रक्षेपण हमने किस प्रक्षेपण यान से किया है? ESLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, PSLV की हेल्प से, और PSLV जो है ये इसरो का वर्किंग हॉर्स कहलाता है, मतलब इसरो का कार्यकारी घोड़ा कहलाता है। PSLV जो है इसरो का सबसे विश्वसनीय प्रक्षेपण यान कहलाता है, सबसे विश्वसनीय प्रक्षेपण यान। तो PSLV की हेल्प से हमने सुदूर संवेदी उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं सुदूर संवेदी उपग्रहों, इंग्लिश में कहते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, सुदूर संवेदी उपग्रहों का प्रक्षेपण। और जो लास्ट लिखा है GSLV, इसकी हेल्प से हमने संचार उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रक्षेपण यान का कुछ ना कुछ काम जरूर होता है, ये काम है प्रक्षेपण यानों का। इतना क्लियर है कि कौन से प्रक्षेपण यान से कौन से कृत्रिम उपग्रहों को हमने अंतरिक्ष में स्थापित कराया है। एक बार फिर से बता देता हूं, SLV की हेल्प से इस सीरीज के सैटेलाइटों को, ASLV की हेल्प से इस सीरीज के सैटेलाइटों को, या सीरीज का मतलब क्या, जैसे गोलमाल 1, गोलमाल 2, गोलमाल 3, गोलमाल 4 एक सीरीज हो गई। इसी तरह से यहां स्रोस 1, स्रोस 2, स्रोस 3, स्रोस 4 ये है दरअसल में सीरीज। सुदूर संवेदी उपग्रह ये तो आपको पता ही है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। और संचार उपग्रह जो है, अब पहला बेसिक समझने की कोशिश कीजिएगा। संचार उपग्रह 36,000 किलोमीटर की हाइट पर होते हैं। कितने किलोमीटर की हाइट पर होते हैं? 36,000 किलोमीटर की हाइट पर होते हैं संचार उपग्रह। लेके कौन जाता है? GSLV लेके जाता है। तो GSLV यदि लेके जाएगा 36,000 किलोमीटर की हाइट तक, PSLV सुदूर संवेदी उपग्रहों को लेकर जाता है 900 किलोमीटर की हाइट पर। तो इनके अंदर ईंधन वगैरह भरना चाहिए, हमको फ्यूल वगैरह भरा होना चाहिए, तब तो इतनी हाइट पर सैटेलाइटों को ये लेके जाएंगे, है ना। तो मैं यहां पर एक क्लू लिख दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि संचार उपग्रह जो है वो कितनी रेंज पर स्थापित होते हैं? 36,000 किलोमीटर। सुदूर संवेदी उपग्रहों को कितनी हाइट पर स्थापित किया जाता है? 900 किलोमीटर। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अब थोड़ा कठिन चीज, ये जो आप चार देख रहे हैं, ये चार प्रक्षेपण यान हैं, इनका काम है सैटेलाइटों को ले जाना। तो इनके अंदर चेम्बर पाए जाते हैं, इनके अंदर कक्ष पाए जाते हैं। तो मैं एक नंबर लिख रहा हूं, आप उस नंबर को सिर्फ समझ लीजिए, पीटी में क्वेश्चन आता है इसलिए बता रहा हूं। 4543 ये एक मोबाइल नंबर जैसा है, 4543 4543। तो ये 4543 क्या है बेटा जी? ये है दरअसल में कक्ष, जिसको हम चेम्बर भी को बोल सकते हैं, है ना। तो GS, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं SLV में कितने कक्ष होते हैं, SLV में कितने चेम्बर होते हैं, तो बताइए आप क्या बताएंगे। अभी मैं इनके बारे में भी और सिखा देता हूं आपको। तो SLV में 4 चेम्बर होते हैं, SLV प्रक्षेपण यान में 5 चेम्बर होते हैं, PSLV प्रक्षेपण यान में 4 चेम्बर ही होते हैं, GSLV प्रक्षेपण यान में 3 चेम्बर होते हैं। तो अब मुझे बताइए SLV और
PSLV समानता प्रदर्शित कर रहे हैं क्योंकि दोनों में चेंबर का नंबर समान है। और जो आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर मैं स्टार कर दे रहा हूं, स्टार मतलब उसको कॉमा इस तरह से कर दे रहा हूं। बताइए कौन सा प्रक्षेपण यान में सबसे अधिक कक्ष होते हैं, कौन से प्रक्षेपण यान में सबसे कम कक्ष होते हैं? ध्यान रहेगा ये चीज। वेरी गुड बेटा जी। तो जिनको मैंने टिक किया, जिनको मैंने गोला लगाया, ये क्वेश्चन है प्रीलिम्स के कि कौन से प्रक्षेपण यान में कितने कक्ष होते हैं। तो सबसे ज्यादा कक्ष किसमें होंगे? ASLV में, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सबसे कम कक्ष किसमें होंगे? सबसे कम कक्ष होंगे GSLV में, 3 कक्ष होते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलें अपन आगे, चलिए चलते हैं अपन आगे। अब यहां के बाद मैं थोड़ा सा आपको क्या कर रहा हूं, हाँ सबसे कम कक्ष GSLV में है, सबसे कम चेंबर GSLV में है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये अंतरिक्ष तकनीकी शुरू कैसे हुई, इस बारे में थोड़ी सी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको। ये अंतरिक्ष तकनीकी शुरू कैसे हुई या अंतरिक्ष तकनीकी के शुरू कराने के पीछे भारत सरकार की क्या मंशा थी, क्या वजह थी। तो मैं बिल्कुल शुरुआत से बताता हूं कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा कैसे शुरू हुई। भारत की अंतरिक्ष यात्रा जो है उसको शुरू कराने में किस चीज ने महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। जैसे 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के बहुत से रीजन है, लेकिन सबसे प्रमुख रीजन कौन सा है जिसने 1857 की क्रांति को प्रवोक कर दिया? वो चर्बी लगे कारतूस, रॉयल एनफील्ड राइफल, है ना। सेम इसी तरह से यहां पे भी हमको देखने को मिलता है कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा कैसे शुरू हुई। तो सबसे पहले भारत की अंतरिक्ष यात्रा जो शुरू होती है वो रशिया की वजह से शुरू होती है। तो क्या किया है रशिया ने, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो पहले मैं यहां पर हेडिंग लिख रहा हूं, भारत की अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत। भारत की अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत। तो याद रखिएगा, भारत की जो अंतरिक्ष यात्रा शुरू हुई है, इंडिया का जो स्पेस ट्रेवल प्रोग्राम शुरू हुआ है वो रशिया की हेल्प से हुआ है। अब कैसे रशिया की हेल्प से हुआ है समझिए, अच्छे से समझिएगा, बहुत आराम से इत्मीनान से मैं बता रहा हूं। फिर इसके बाद मैं 1-2 दिन में इनके इमेज भी दिखाऊंगा, चित्र भी दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले है बेटा, एक डेट लिख रहा हूं, 4 अक्टूबर 1957। ये एक डेट लिखी मैंने, 4 अक्टूबर 1957। क्या हुआ है इस डेट को समझिए। 4 अक्टूबर 1957 को रशिया ने अपने यहां सबसे पहले कृत्रिम उपग्रह को बनाया, उसका नाम दिया स्पुतनिक 1। और उस स्पुतनिक 1 को एक रॉकेट है उसकी सहायता से, एक प्रक्षेपण यान है उसकी सहायता से अंतरिक्ष में छोड़ दिया। और यही सबसे पहली उपलब्धि मानी जाती है अंतरिक्ष तकनीकी में किसी भी देश की। सबसे पहले कृत्रिम उपग्रह किस देश ने प्रक्षेपित किया था? रशिया ने। क्या नाम था सबसे पहले कृत्रिम उपग्रह का? स्पुतनिक 1। किस डेट को लॉन्च किया था? 4 अक्टूबर 1957। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह, विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह, क्या नाम था बेटा जी? स्पुतनिक 1। रशिया द्वारा छोड़ा गया। रशिया मतलब USSR बोलते थे, रशिया द्वारा छोड़ा गया। अच्छा, जो ये पॉइंट है ना बेटा,
4 अक्टूबर 1957 को जो ये कारनामा किया स्पुतनिक 1, यही विश्व स्तर पर, यहां पर अगर मैं कह दूं भारत की जगह अगर शब्द लिख दूं विश्व, विश्व की अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत किस घटना से होती है? इसी घटना से होती है। विश्व की अंतरिक्ष यात्रा इसी घटना से शुरू हुई, रशिया ने शुरू कराई। कौन से सैटेलाइट को लॉन्च करके? तो यहां जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं उनको डब्बे में भर दे रहा हूं। भाई विश्व की अंतरिक्ष यात्रा किस देश ने शुरू कराई? विश्व में सबसे पहले छोड़ा गया कृत्रिम उपग्रह कौन था? और किस डेट को सबसे पहले कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था? ये जितने भी डब्बे लगाए ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आगे क्या हुआ? अगला महीना कंप्लीट भी नहीं हो पा रहा है, अगला महीना कंप्लीट भी नहीं हो पा रहा है। अब ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, अगला महीना कंप्लीट भी नहीं हो पा रहा है? आप खुद ही देखो, 4 अक्टूबर के बाद 4 नवंबर होता तो एक महीना कंप्लीट हो जाता, लेकिन 3 नवंबर 1957 को रशिया ने क्या किया? अच्छे से सुनिएगा, पहला अंतरिक्षीय जानवर लाइका को स्पुतनिक 2 की सहायता से अंतरिक्ष में भेज दिया। हाँ बेटा, डब्बे में क्वेश्चन भर दिए मैंने, आगे यही करूंगा क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा है ये, ठीक है। तो 3 नवंबर 1957 को क्या हुआ है, ध्यान रखिएगा कि 3 नवंबर 1957 को स्पुतनिक 2 कृत्रिम उपग्रह द्वारा लाइका नामक फीमेल डॉग, मतलब कुत्ती बोल सकते हैं, है ना, फीमेल डॉग को अंतरिक्ष में छोड़ा गया। अब जल्दी से मुझे बताइए जरा, इसमें क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन ये होगा, लाइका नामक जो फीमेल डॉग था, लाइका नामक जो कुत्ती थी, उसको अंतरिक्ष में कब छोड़ा गया? आंसर है 3 नवंबर 1957, इस घटना के 1 महीने पहले ही, है ना। हाँ, किस कृत्रिम उपग्रह से छोड़ा गया लाइका को? बताइए जरा जल्दी से। स्पुतनिक 2, ठीक है। और अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन सा है? तो हालांकि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला स्तनधारी जानवर अगर कोई है तो वो लाइका ही है, याद रखिएगा। तो यहाँ 3 फिर मैंने वो कर दिए हैं, ये क्वेश्चन है 3 नवंबर 1957, ठीक है। अच्छा, इस दौरान क्या हुआ अच्छे से समझिए जरा जल्दी से, मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए कि रशिया की, अच्छा ये दोनों के दोनों जो अचीवमेंट है ये रशिया के स्टेटमेंट अचीवमेंट है दोनों के दोनों। रशिया की किस देश के साथ बहुत खतरनाक लड़ाई है? रशिया की किस देश के साथ, हालांकि फ्रंट वॉर तो नहीं है लेकिन कोल्ड वॉर तो जरूर है। तो रशिया की जिस देश के साथ कोल्ड वॉर है उसका नाम यूएसएसआर की, मतलब रशिया की जिसके साथ कोल्ड वॉर है वो दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क है, यूएसए। वेरी गुड, किसके साथ कोल्ड वॉर है? यूएसए। तो अभी ये दोनों आपने जो अचीवमेंट देखे वो किसके अचीवमेंट देखे? रशिया के अचीवमेंट देखे, रशिया के अचीवमेंट देखे, दोनों रशिया के अचीवमेंट है। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा कि अमेरिका जो है उसने सोचा कि क्यों ना हम भी अब इस फील्ड में कूदे। तो अब देखो अमेरिका कूद रहा है, समझिए जरा, एक डेट लिख रहा हूं, उस डेट को हम कहते हैं, अब ये अमेरिका की डेट है इसलिए कलर चेंज कर दिया मैंने, 31 जनवरी 1958। अगला साल लग गया है ना, 31 जनवरी, यहां 57 था अब यहां 58 हो गया और 31 जनवरी हो गया। तो 31 जनवरी 1958 को क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, अमेरिका ने
अपना प्रथम कृत्रिम उपग्रह एक्सप्लोरर 1 लॉन्च किया। ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिए, मात्र 2-3 में नवंबर के बाद क्या आ जाएगा, नवंबर के बाद दिसंबर, मतलब 2 महीने रुका। कौन रुका? अमेरिका, है ना। और उसने क्या कारनामा कर दिया? अमेरिका ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह एक्सप्लोरर 1 इसको अन्वेषण 1 भी कहते हैं, आप एक्सप्लोरर 1 याद रखिए, लॉन्च कर दिया। और सबसे मजेदार चीज कि 1958 में ही, लेकिन जुलाई में, आधा साल निकल गया, 29 जुलाई 1958 में, ध्यान रखिएगा, अमेरिका ने क्या किया, अपनी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का गठन किया, नासा की स्थापना कर दी आधिकारिक रूप से। याद रहेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नासा की स्थापना कब हुई है, नासा की स्थापना हुई है 29 जुलाई 1958 को। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, नासा की स्थापना, ऐसा, नासा की स्थापना। ये चीज, तो नासा क्या है? अमेरिका की गवर्नमेंटल स्पेस एजेंसी है। अब ये मैंने वर्ड क्यों बोला अमेरिका की गवर्नमेंटल स्पेस एजेंसी? क्योंकि अमेरिका में एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी भी है जिसका नाम स्पेस एक्स है। एलन मस्क उसके फाउंडर हैं। और स्पेस एक्स ने एक करिश्मा किया था, वो आप देख लीजिएगा डेट क्या है। फॉल्कन 9 रॉकेट था स्पेस एक्स के पास में, मतलब एलन मस्क के पास में। उसने एक बार में उस रॉकेट में, फॉल्कन 9 रॉकेट में, एक बार में 143 सैटेलाइटों को स्पेस में लॉन्च कर दिया था। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था वही स्पेस एक्स का। तो अमेरिका में 2 स्पेस एजेंसीज कार्य कर रही हैं, एक गवर्नमेंट वाली जिसका नाम है नासा, और एक प्राइवेट वाली जिसका नाम है स्पेस एक्स। तो याद रखिएगा, 29 जुलाई 1958 को किसकी स्थापना हुई है? अमेरिका की गवर्नमेंटल स्पेस एजेंसी नासा की स्टेब्लिशमेंट हुई है। ठीक है। अब रशिया ने देखा कि अमेरिका तो फाइट कर रहा है यार हमसे, अमेरिका भी हमारे साथ में बिल्कुल बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रहा है, तो क्या करा जाए? तो फिर रशिया ने क्या किया, अच्छे से समझिएगा। रशिया का लास्ट ऑपरेशन था 1957। अब रशिया ने क्या किया, लाइका को अंतरिक्ष में भेजा था, और लाइका जो है वो 6 घंटे ही जिंदा रही थी। इसी वजह से अब अगली डेट जो है 12 अप्रैल 1961, मतलब लाइका की डेट से 4 साल बाद है ये, 12 अप्रैल 1961, है ना। इस डेट को क्या किया, रशिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। रशिया ने सबसे पहला अंतरिक्ष यात्री जिसका नाम है यूरी गागरिन, कहां भेज दिया? अंतरिक्ष में भेज दिया। तो इस पर्टिकुलर डेट को विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यात्री, विश्व का प्रथम एस्ट्रोनॉट, मतलब अंतरिक्ष यात्री, विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यात्री पुरुष यूरी गागरिन। क्या नाम है बंदे का? यूरी गागरिन। है ना, यूरी गागरिन 27 वर्ष के थे। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन का अंतरिक्ष में प्रवेश।
इस तरह से। अब यहां क्वेश्चन क्या बनेंगे, देखिए सबसे पहले किस डेट को अंतरिक्ष में सबसे पहला आदमी गया? 12 अप्रैल 1961 को। विश्व का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो अंतरिक्ष में गया? आंसर है यूरी गागरिन। और ये करिश्मा करके किसने दिखाया? ये करिश्मा था किसका? तो ये करिश्मा था रशिया का, मतलब रशियन फर्स्ट एस्ट्रोनॉट। पहला अंतरिक्ष यात्री किस देश से था? रशिया से था। जो कहां गया था बेटा जी? अंतरिक्ष में गया था। जैसे अमेरिका की तरफ से अंतरिक्ष में जाने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री है एलन शेफर्ड। भारत की तरफ से अंतरिक्ष में जाने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री है राकेश शर्मा। भारत की तरफ से अंतरिक्ष में जाने वाला दूसरा अंतरिक्ष यात्री है सुधांशु शुक्ला, जो उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला भारतीय कल्पना चावला, दूसरी महिला भारतीय जो अभी बोइंग स्टार 11 यान में फंस गई थी और अभी लौट कर आई हैं स्पेस एक्स की मदद से ही, है ना, सुनीता विलियम्स। तो ये सारी वो चीजें जो आपको समय आने पर मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन यहां से शुरू हो जाती है कहानी। कैसे कहानी शुरू हो जाती है? जब दुनिया के नक्शे कदम पर भारत ने भी 12 अप्रैल 1961 को ये खबर पढ़ी, उस समय पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने देखा कि यार रशिया जो है इसने पहला सैटेलाइट लॉन्च किया 57 में 4 अक्टूबर को, कुत्ती को छोड़ा अंतरिक्ष में 3 नवंबर 57 को। अमेरिका ने भी अपना सैटेलाइट लॉन्च किया अगले साल 58 को। नासा जो स्पेस एजेंसी होती है सबसे पहले अमेरिका ने बना ली 58 में, है ना। उसके बाद एस्ट्रोनॉट जो है वो अंतरिक्ष में जा रहे हैं, रशिया ऐसा करने वाला पहला देश बन गया। तो भारत सरकार को लगा, नेहरू जी को लगा, क्यों हम भी अपना स्पेस प्रोग्राम शुरू ना करें, हमको भी अपना अंतरिक्षी कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। तो बस यही है 1857 के क्रांति की जैसे तात्कालिक घटना कौन सी थी बेटा जी? वो चर्बी लगे कारतूस। बस स्पेस टेक्नोलॉजी में जो इंडिया को ट्रिगर मिला या भारत की जो अंतरिक्ष यात्रा शुरू हुई वो यहां से शुरू हुई कि जब इंडियन गवर्नमेंट ने देखा कि रशिया कर सकता है तो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने कहा हम भी करेंगे। तो बस अब यहां से शुरू हो रही है कहानी, भारत की अंतरिक्ष यात्रा। कलर चेंज कर रहा हूं मैं, है ना। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं साल 1961। साल 1961। साल 1961 में क्या हुआ? इस घटना से हम प्रेरित हुए। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ये प्रेरित हुए। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन है? उस समय प्रधानमंत्री हैं पंडित नेहरू। ने अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। और ये जो जवाबदारी है अच्छे से ध्यान रखिएगा, घोषणा की है, ध्यान रखिएगा 61 से घोषणा हुई है ना। और अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू करने की जो जवाबदारी है, ये अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू करने की, मैं यहीं साइड में लिख देता हूं बेटा, अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू करने की जो जिम्मेवारी है या जो जवाबदारी है ये दी गई इसको परमाणु ऊर्जा विभाग को, जो कब बना था? 1954 में बना था। इसको सौंपी गई कि भाई अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू करना है हमको, तुम हो लीडर, तुम करोगे। अब तो परमाणु ऊर्जा विभाग जो साल 1954 में बना था उसने कहा ठीक है पंडित जी, हम काम करना स्टार्ट करते हैं। और फिर 1 साल के अंदर
ये 1 साल के अंदर, तो 1 साल के अंदर यहां पर +1, अगला सन कौन सा हो जाएगा 1962। तो 1962 में क्या हुआ है अच्छे से समझिएगा। 1962 में हुआ ये कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों को शुरू कराने के लिए एक कमेटी बनी 1962 में, और उस कमेटी का नाम है इनकोस्पार। इनकोस्पार। तो इनकोस्पार जो है वो क्या है बेटा जी, मैं बताता हूं। इनकोस्पार, अब कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप बोलेंगे सर एक समिति है। इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। हिंदी में क्या बोलते हैं मैं वो लिख दे रहा हूं। तो हिंदी में मैं अलग कलर से लिख दे रहा हूं ताकि आपको एकदम चीजें क्लियर रहें। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, ये बनती है 1962 में। और ये जो समिति जो है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, यही भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों को शुरू कराती है। मतलब ऑफिशियल रूप से भारत की अंतरिक्ष यात्रा इस समिति के बनने से शुरू होती है। ठीक है। अब इस समिति का पहला चेयरमैन बनाया गया था डॉक्टर विक्रम साराभाई को, क्योंकि विक्रम साराभाई ही स्पेस रिलेटेड एक्टिविटी को अच्छे से जानते थे, समझते थे। तो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था इस समिति का। तो इस समिति का पहला अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर विक्रम साराभाई को, वीएस लिख दिया शॉर्ट में। अच्छा, किसके अंडर में काम करेगी, मतलब जो भी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति काम करेगी, हर रात को या हर मंथ के बाद उसने जो भी काम किए उसकी रिपोर्टिंग उसको किसको भेजनी है, परमाणु ऊर्जा विभाग को। मतलब भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की पैरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इस विभाग के दिशा निर्देशन में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति ने अपना काम करना शुरू किया था। याद रहेगा ये चीज, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, चीजें एकदम क्लियर हैं, बन जाएंगी। तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति क्या है, बन जाती है। अब ये जैसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति बनती है, इतनी तेजी से काम करती है डॉक्टर विक्रम साराभाई के दिशा निर्देशन में कि मैं आपको बता नहीं सकता क्या काम करती है, आप खुद देख लो। जैसे ही ये समिति बनी, अच्छा समिति बनी कहाँ, मुख्यालय कहाँ है इसका, तो जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु। मुख्यालय जो है वो क्या है बेटा जी, वो है बेंगलुरु। अब जैसे ये समिति बनी 1962 में समिति बनी, तत्काल ये समिति के जो मेंबर हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई, ये केरला पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं ये, केरल पहुंचते हैं। और केरल में इसी सन में 1962 में ये बनाते हैं, स्थापित करते हैं, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, स्थापना करते हैं TERLS इस सेंटर की, इस सेंटर की स्थापना करते हैं केरल में। क्या नाम है सेंटर का, इस सेंटर का नाम है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। ये है ट्रेल्स का फुल फॉर्म। तो बताइए ट्रेल्स या TERLS की स्थापना कब हुई है बेटा जी, तो 1962 में हुई है। ठीक है, एस को 5 जैसा लिखते हैं, अरे बन नहीं पाता यार मेरे से एस बनाते, है ना, तो बचपन से वो आदत पड़ी है तो वो वही पड़ी है। अब
1962 में क्या बन गया, याद करिए, ये एक सेंटर बन गया है, इसरो का एक सेंटर बन गया TRLS। आजकल इसी को VSSC के नाम से जानते हैं, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, सब पढ़ाऊंगा। अब बस मुद्दे की चीज सुन लीजिए जो मेरे को सिखाना है, जो आप पढ़ चुके हैं। इस इमेज को जरा देखिए और मुझे बताइए कि क्या हम सही हैं। ये क्या लिखा हुआ है, नाइक अपाचे। ये किस डेट को लॉन्च हुआ है, अच्छे से देखिए थोड़ा सा, 21 नवंबर 1963 को लॉन्च हुआ है। कहां से, वहीं से जिसका नाम है ट्रेल्स, ये देखिए लिखा है ट्रेल्स, थोम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, जो केरल में है। फिर 4 साल बाद हमने खुद रॉकेट बनाया, रोहिणी 75। क्यों, क्योंकि नाइक अपाचे तो अमेरिका से खरीदा था हमने, बस अपने यहां से लॉन्च कर दिया था हमने। अब हमने खुद रॉकेट बनाया 4 साल में, 63 से 4 साल मतलब 67 में रॉकेट रोहिणी 75 बना। और फिर हमने इसको 20 नवंबर 1967 को फिर से कहां से लॉन्च किया, TRLS से लॉन्च किया। ये दोनों अचीवमेंट A और B दोनों अचीवमेंट इनको स्पार के अचीवमेंट हैं। इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का अचीवमेंट है ये, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, है ना। बस 5 मिनट और, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि चलिए उपलब्धियां बताइए, है ना, तो इनको स्पार की उपलब्धियां, इन कोस पार की उपलब्धियां बताइए। तो इनको स्पार की जो उपलब्धियां हैं वो ऐसी उपलब्धियां हैं। पहली उपलब्धि क्या है, समझिए अच्छे से। इनको स्पार की जो पहली उपलब्धि है वो ये है, भारत का प्रथम रॉकेट। और भारत का जो पहला रॉकेट है वो किस कैटेगरी में पहला है, साउंडिंग रॉकेट, है ना। तो भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट जिसका नाम है नाइक अपाचे, इसको 21 नवंबर 1963 को केरला के TERLS से छोड़ा गया। और क्यों छोड़ा गया बेटा जी, बताइए जरा जल्दी से, मैं शुरू से सिखा चुका हूं। क्योंकि नाइक अपाचे जो है वो कैसा रॉकेट है, तो नाइक अपाचे जो है वो एक साउंडिंग रॉकेट है। ये देखिए, नाइक अपाचे जो है वो एक साउंडिंग रॉकेट है और इंडिया का पहला रॉकेट भी है। और इसका मेन काम है वायुमंडल का अध्ययन करना। क्या काम है, वायुमंडल का अध्ययन करना। तो वायुमंडल का अध्ययन इस तरह से, तो वायुमंडल के अध्ययन के कारण हमने नाइक अपाचे को छोड़ा। तो भारत का पहला रॉकेट 21 नवंबर 1963 को हमने लॉन्च किया। अब आप देखो कितनी तेजी से इनको स्पार ने काम किया है भाई। 62 में बना, 62 में केरला जाके TRLS बनवाया, TRLS बना और अगले ही साल 21 नवंबर 1963 में पहला रॉकेट लॉन्च भी कर दिया हमने। ये पावर है हमारा। ये तो करते नहीं करते तो फिर बिल्कुल तगड़े तरीके से करते हैं। अब इसमें ये कमी, अच्छा किसने लॉन्च किया था, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने। तो विक्रम साराभाई को ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि यार नाइक अपाचे हमने अमेरिका से खरीदा था, हमने अपनी सरजमी से लॉन्च किया है। तो कुछ लोग उनको, डॉक्टर विक्रम साराभाई को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहकर पुकारने लगे कि आपने रॉकेट को छुड़वाया, साउंडिंग रॉकेट को छुड़वाया, भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक अपाचे। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने कहा कि ये हमारी आधी उपलब्धि है, मजा तो तब है जब हमारे यहां ही साउंडिंग रॉकेट बने और हम अपनी सरजमी से उसको छुड़वाएं। तो बस वो मंजर आया 4 साल बाद। 20 नवंबर 1967 को हमने रोहिणी 75 साउंडिंग रॉकेट बनाया यहीं इंडिया में और यहीं से छुड़वाया था उसको। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कलर चेंज कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ये चीज। स्वदेशी तकनीक से निर्मित, स्वदेशी
तकनीक से निर्मित स्वदेशी तकनीक से निर्मित, स्वदेशी तकनीक मतलब हमने बनाया है, बाहर से नहीं मंगवाया है ना, स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत का प्रथम साउंडिंग रॉकेट, क्या नाम है बेटा जी? रोहिणी 75। RH-75 को रोहिणी 75 भी कहते हैं। इसको बनवाया किसने? डॉक्टर विक्रम साराभाई ने। और जैसे ये बन गया तब इसको छुड़वाएंगे हम 20 नवंबर, देखिए डेट काफी सेम है, यहाँ 21 नवंबर है पहले की, एक कम कर दीजिए 20 नवंबर, 4 साल बाद तो 63 + 4 = ये कहां से छोड़ा गया? ये वही केरला TERLS से छोड़ा गया। क्यों छोड़ा गया इसको? भैया वायुमंडल का अध्ययन करना है। साउंडिंग रॉकेट तो एक ही पर्पज है ना उनका, वायुमंडल का अध्ययन करना, ऐसा। ठीक है, इन दोनों घटनाक्रमों ने, पॉइंट नंबर 1 ने और पॉइंट नंबर 2 ने, डॉक्टर विक्रम साराभाई को बताइए क्या बना दिया? इनको बना दिया रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया बना दिया इन दोनों घटनाक्रमों ने, इस तरह से। ठीक है, तो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कौन बन गया? विक्रम साराभाई। अब स्टूडेंट इसके आगे की कहानी कल कंटिन्यू करेंगे। ये हुआ पहला सेगमेंट, मतलब ये बेसिक है। बेसिक इन द सेंस, अगर आपको इस लेक्चर में, देखिए मैं शुरू से शुरू करता हूं तो आपको थोड़ा सा कंफर्म होगा, क्योंकि इसमें समझाने को लिए बहुत है। शुरुआत हमने किया स्पेस टेक्स से। जब मैंने हेडिंग लिखी थी तब आपको शायद अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि ये लेक्चर इतना खतरनाक जाएगा। खतरनाक इन द सेंस बेसिक बहुत है इसमें। सबसे पहले मैंने आपको 2 चीजें समझाई, वायुमंडल किसे कहते हैं और अंतरिक्ष किसे कहते हैं, और इसमें जो डिवाइडिंग रेंज है वो है कार्बन लाइन। फिर इसके बाद मैंने अंतरिक्ष के 3 प्रकार आपको समझाए, आंतरिक अंतरिक्ष, बाह्य अंतरिक्ष, अगाध अंतरिक्ष। फिर आंतरिक अंतरिक्ष में, बाह्य अंतरिक्ष में और अगाध अंतरिक्ष में क्या छोड़ा जाता है या किसकी हेल्प से मिशन किए जाते हैं यहाँ, ये भी मैंने समझाई। फिर इसके बाद अंतरिक्ष तकनीकी क्या होती है, इनमें किन 2 चीजों का अध्ययन करते हैं, तो हमने पहले रॉकेट उठाया, रॉकेट के प्रकार उठाए। रॉकेट का पहला प्रकार है साउंडिंग रॉकेट, दूसरा है लॉन्च रॉकेट। पहले मैंने आपको साउंडिंग रॉकेट के बारे में बताया कि साउंडिंग रॉकेट क्या करता है, क्या एग्जाम्पल है, कब लॉन्च किए गए, क्या चीजें जुड़ी हैं इनसे, है ना। फिर इसके बाद मैंने आपको लॉन्च व्हीकल बताए, लॉन्च व्हीकल से क्या चीज छोड़ी जाती है। यहां मैंने पापा मम्मी का एग्जाम्पल भी दिया था कि पापा कौन है, मम्मी कौन है, ससुराल क्या कहलाता है ना, ये सारी चीजें। फिर इसके बाद यहां से मैं विश्व की अंतरिक्ष यात्रा पर आपको इसलिए ले आया क्योंकि भारत की अंतरिक्ष यात्रा जो है, जो शुरू होती है, वो इस घटना से शुरू होती है। और ये घटना जो है वो जुड़ी हुई है लाइका से, और लाइका से 1 महीने पहले वर्ल्ड का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था रशिया ने। ठीक है, और इस तरह से भारत में 1962 में बनी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, उसने उसी साल केरला में जाके TRLS की स्थापना कराई। अगले साल नाइक अपाचे को लॉन्च कराया। 4 साल बाद हमारे यहाँ ही साउंडिंग रॉकेट बनने लगा और हमने अपने ही सरजमी से TRLS से उसे लॉन्च कराया। और इस तरह से विक्रम साराभाई को मिल गया इस चीज का टाइटल, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया का टाइटल। तो स्टूडेंट, ये जो आज का सेशन है ये स्पेस टेक का पहला पार्ट था, स्पेस टेक का फर्स्ट पार्ट था। कैसे होगी इसरो की स्थापना, क्या इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च इसरो में तब्दील हो पाएगा,
इसरो और कौन कौन से खतरनाक या क्रांतिकारी ऐसे रेवोल्यूशन लाएगा जिस वजह से हम और आपको इसे सिलेबस में पढ़ना होगा। ऐसे कौन कौन से अगाध अंतरिक्ष मिशन इसरो करेगा जिस वजह से विश्व की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को भी इसरो की पीठ थपथपानी होगी। या इसरो क्या गदर मचाएगा, क्या कहर मचाएगा, जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड। थैंक यू।